जी कैफेड, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 52। टॉपिक हमारा चल रहा था एमसीएस मैटर पैराग्राफ, और कल के लेक्चर में हमने ये सीखा था कि सम टाइम कोई ऐसा मैटर ऑडिटर के सामने आता है। मैटर मीन्स कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, कोई भी इशू, कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑडिटर के सामने आई और वो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है क्योंकि मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हो तो आपको पता है मॉडिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन के थ्रू यूजर तक पहुंचा देते हैं, वो तो हमारे ऊपर लाजमी है। लेकिन वो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, लेकिन ऑडिटर के ख्याल में वो यूजर्स को फिर भी बता देना बेहतर है। तो क्या ऑडिटर को वो चीज़ यूजर्स को बता देनी चाहिए? यानी बेसिक क्वेश्चन ये हुआ कि क्या ऑडिटर मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन के अलावा भी कुछ चीज़ें, कुछ मैटर अगर समझे यूजर्स को बता देनी चाहिए तो क्या वो बता सकता है? इसका जवाब है यस। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने ऑडिटर को ये पावर दी है कि वो अगर मुनासिब समझता है मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन के अलावा कोई चीज़ अहम है, यूजर्स को बता देनी चाहिए, तो वो बता सकता है। ठीक है। अब ये चूंकि एक डिस्क्रिशनरी पावर है, ऑप्शनल कह लें इसको, या यूं कह लें ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इस तरह की चीज़ों को कहते हैं कि ये कंपलसरी नहीं है कि हर ऑडिट रिपोर्ट में मौजूद हो। ये जिस ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर समझेगा कि मुनासिब हैं, इंक्लूड करनी चाहिए, उस ऑडिट रिपोर्ट में इनको इंक्लूड कर देगा, वरना इनको रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाएगा। आपको याद होगा जब हमने चैप्टर 4 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 था शायद, उसमें एलिमेंट्स पढ़े थे, तो कुछ एलिमेंट्स हमने पढ़े थे जो अनमोडिफाइड रिपोर्ट के, जो हर रिपोर्ट में आते हैं, और कुछ ऐसे थे जो मोडिफाइड के नाम से थे। याद है 3-4 एडिशनल के नाम से थे, एडिशनल मैटर एडिशनल। वो कौन से पैराग्राफ थे? वो पैराग्राफ थे जो कि सम टाइम रिपोर्ट का हिस्सा बनेंगे, सम टाइम नहीं बनेंगे, ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। तो हमने कल इसकी एग्जांपल पढ़ी कि एक एग्जांपल है एमसीएस मैटर पैराग्राफ, यानी अगर ऑडिटर समझे कि कोई चीज ना मिस स्टेटमेंट है ना स्कोप लिमिटेशन है, यूजर्स को बता देना बेहतर है, तो कैसे कम्युनिकेट कर सकता है? एमसीएस मैटर पैराग्राफ के जरिए से। ठीक है। कल हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, एग्जाम्पल्स पढ़े थे, एग्जाम्पल्स हमने 4 कवर कर ली थी और बाकी की 5 कवर कर ली थी, 2 रह गई थी, तो बाकी हम आज डिस्कस करेंगे। असल में इन एग्जाम्पल को मैं डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा था तो 2 लेक्चर लगे, वरना एक लेक्चर में भी नहीं बढ़ सकता था। कंसेप्ट हमने क्या सीखा है? एमसीएस मैटर पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में कब इंक्लूड किया जाता है? व्हेन ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू ए मैटर व्हिच इज disclosed in financial statement, and that is fundamental for users understanding of financial statement provided की ऑडिट। अच्छा, मुझे इसमें बताइए, इस डेफिनेशन में 5 की वर्ड्स हैं जो लाजमी है डेफिनेशन का, वो कौन कौन से हैं? ड्रॉ, डिस्क्लोज, फंडामेंटल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोवाइड। अच्छा, इसका मतलब मुझे ये बताइए, उसने जो लफ्ज लिखा हुआ डिस्क्लोज, क्या इसका यह मतलब है कि जब कभी एमसीएस मैटर दिया जाएगा 100% कंफर्म है कि वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होगा? 100% कंफर्म है, शाबाश, कि वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होगा। अच्छा, वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज हुआ, वो ऑडिट रिपोर्ट में भी ऑडिटर उसको एम्फसाइज कर रहा है, लेकिन ये जहन में रखिएगा ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ उसका सरसरी तज़किरा होता है, फिर हम रेफरेंस दे देते हैं कि अगर आप मजीद इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इस नोट पर चले जाएं। अच्छा, फिर इसके बाद प्रोवाइडेड में लिखा है प्रोवाइडेड मैटर डज नॉट रिक्वायर मॉडिफाइड ओपिनियन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस मैटर के ऊपर, गौर से सुनिएगा, जिस मैटर के ऊपर एमसीएस मैटर पैराग्राफ आप दे रहे हैं ना, वो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन रिक्वायर करते हैं। अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होगी तो फिर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा, फिर एमसीएस मैटर नहीं दिया जाएगा। पहली लाइन का मतलब ये। अच्छा, दूसरी लाइन में उसने कहा प्रोवाइडेड मैटर इज नॉट की ऑडिट मैटर। इसका क्या मतलब है? कि की ऑडिट मैटर नहीं होना चाहिए। सेम कंसेप्ट वही जो मॉडिफाइड। क्यों? क्योंकि अगर की ऑडिट मैटर हुआ तो वो की ऑडिट मैटर वाले सेक्शन में जाएगा, एमसीएस मैटर में नहीं आएगा। अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हुई, मॉडिफाइड ओपिनियन में जाएगी, एमसीएस मैटर में नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं समझाना चाहता कुछ और हूँ, स्टूडेंट को समझ कुछ और लगती है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी मैटर के ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन आना चाहिए तो फिर उस पे मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा, एमसीएस मैटर नहीं दिया जाएगा। मैं ये स्टूडेंट क्या समझता है?
कि जब कभी ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन आया तो एमसीएस ऑफ मैटर नहीं आएगा। स्टूडेंट क्या समझता है? ये गलत है। क्या एक ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन और एमसीएस ऑफ मैटर दोनों इकट्ठे आ सकते हैं? इसका जवाब है यस, आ सकते हैं, लेकिन एमसीएस ऑफ मैटर किसी और चीज के ऊपर होगा वो, और मॉडिफाइड ओपिनियन किसी और चीज पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही चीज के ऊपर एमसीएस ऑफ मैटर भी है और उसी चीज के ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन भी है। यहाँ पे समझाना क्या, यहाँ पे ये नहीं समझ, ये इस लाइन का ये मतलब नहीं है कि जब मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा तो एमसीएस ऑफ मैटर नहीं आएगा। इसका ये मतलब नहीं है। इसका सही मतलब क्या है कि जिस मैटर के ऊपर एमसीएस ऑफ मैटर आएगा उसके ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं आएगा, या जिसके ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा उसके ऊपर एमसीएस ऑफ मैटर नहीं आएगा। किसी दूसरे मैटर पे आ सकता है, किसी दूसरे मैटर पे आ सकता है। कुछ समझा पाए हम आपको? तो बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया गया और उसी रिपोर्ट के अंदर एमसीएस ऑफ मैटर भी आ जाए? क्या पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है, लेकिन ध्यान किस चीज का रखना है हमने? दो, शाबाश, दोनों अलग अलग मैटर्स के ऊपर हो। क्लियर होगी ये बात? अच्छा चलिए, ये डेफिनेशन हमने कल पढ़ ली। अच्छा, की ऑडिट मैटर क्या है ये मैं अभी आपने नहीं, मैंने समझाया नहीं हुआ, आपने सिर्फ डेफिनेशन के हद तक याद कर लेना है। इसकी बारी भी एक आधे दिन में आने वाली है। एग्जाम्पल ऑफ एमसीएस ऑफ मैटर। एमसीएस ऑफ मैटर की एग्जाम्पल केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम एग्जाम्पल अजेंड में रखिएगा। केस स्टडी के, और एग्जाम में ये केस स्टडी ही टेस्ट करेगा। एग्जाम्पल्स है, डेफिनेशन तो सिर्फ आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इसके ऊपर डिस्कशन की। सबसे पहली एग्जाम्पल क्या है? एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन। एक्सेप्शनल लिटिगेशन क्या होती है? क्लाइंट के खिलाफ कोई बड़ा केस, बड़ा एक्सेप्शनल। और रेगुलेटरी एक्शन क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन लिया गया हो कंपनी के खिलाफ, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन ले रही है तो छोटा मोटा इशू थोड़ी होगा। अच्छा, एक्सेप्शनल लिटिगेशन में अगर मैनेजमेंट ने सही काउंटिंग ट्रीटमेंट कर लिया है, डिस्क्लोज करना था डिस्क्लोज कर दिया, प्रोविजन रिकॉर्ड जो भी करना था कर दिया, लेकिन है एक्सेप्शनल लिटिगेशन, हमें यूजर्स को, हम समझते हैं यूजर को बता देना चाहिए कि ए यूजर, कंपनी के खिलाफ एक केस चल रहा है, अगर कंपनी हारी ना तो उन्हें हैवी डैमेजेस पे करना पड़ेंगे और हो सकता है कि प्रॉफिट सारे का सारा खत्म हो जाए या बहुत कम हो जाए। अब इस केस का फैसला अभी तो नहीं हुआ, अगले साल आने वाला है, अलर्ट हो जाओ। क्या ये यूजर को खबरदार कर देना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले देख ले कि भाई ये मेरी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका सही डिस्क्लोजर हुआ होगा, लेकिन फिर भी ऑडिटर समझ रहा है कि इस डिस्क्लोजर को एम्फसाइज कर देना चाहिए, तो कर सकता है। कैसे? एमसीएस ऑफ मैटर। सबसे ज्यादा एग्जांपल जो पास पेपर में टेस्ट होती है वो यही है, एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन। एग्जाम में कैसे पहचानेंगे ये नॉर्मल लिटिगेशन है कि एक्सेप्शनल? एग्जाम में जो भी लिटिगेशन आ गई तो एक्सेप्शनली अज्यूम करने आपने, ठीक है, अनलेस के वो कभी कह दे कि ये रूटीन नेचर की लिटिगेशन है, और वो आज तक तो उसने कभी नहीं कहा। हाँ, टेक्स्ट में एक दफा कहा है, दो दफा टेक्स्ट के क्वेश्चन टेस्ट, एक दफा उसने कहा कि आपने बताना एमसीएस मैटर आएगा कि नहीं आएगा। दोनों सुन लीजिए। एक दफा उसने कहा कंपनी के खिलाफ रूटीन में केस टैक्स के केसेस चलते रहते हैं जिनकी अमाउंट मटेरियल होती है, एक ये। दूसरी केस स्टडी में से क्या, कंपनी के खिलाफ एफबीआर ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और पिछले 5 सालों के प्रॉफिट को रिकैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो सेकंड वाला है ये स्पेशल है, ये एक रेगुलेटरी एक्शन, इसमें एमसीएस मैटर आएगा। फर्स्ट वाले पे एमसीएस मैटर नहीं आएगा, कोई और शायद आए तो आए, एमसीएस मैटर नहीं आएगा। बहरहाल चलिए, ये पहली एग्जांपल एक्सेप्शन लिटिगेशन रेगुलेटरी एक्शन क्लियर हो गई। दूसरी एग्जांपल सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट अकर। अच्छा, सब्सिक्वेंट आगे लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें पता है, लिखने की जरूरत नहीं थी, पता है। क्या पता है? सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब ही होता है ईयर एंड के बाद हो, ईयर एंड के बाद हो, ठीक है, शाबाश। क्लास में कोई स्टूडेंट जो के सब्सिक्वेंट इवेंट की एग्जांपल्स बता दे, सब्सिक्वेंट इवेंट की नहीं, हाइब्रिड में कोई स्टूडेंट है, हाइब्रिड में, शाबाश, ये हाइब्रिड में, ये जो पहले नंबर स्टूडेंट है, शाबाश, फटाफट बताइए। सब्सिक्वेंट इवेंट में एग्जांपल, पहले कैटेगरीज बतानी है, फिर उनकी एग्जांपल्स बतानी है, फिर उनका ट्रीटमेंट बताना है। हाँ, इतना आसान नहीं है पैसे कमाना। जी मेरे भाई, शाबाश। शोर ना मचाए, शोर ना, देखिए अगर शोर मचाएंगे टाइम कम होगा, फिर प्राइज वाले क्वेश्चन कम हो जाएंगे। जी जल्दी बताइए, एग्जांपल बताइए सब। जी
एसेट्स का नहीं, पहले उसकी दो टाइप्स बताए ना, दो टाइप्स कौन सी है? एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। जिससे पूछ रहा हूं वो भी। अच्छा, अब एडजस्टिंग की एग्जांपल्स बताएं। इन्वेंट्री, डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न हो गई, शाबाश, एक एग्जांपल। और एग्जांपल, एसेट्स को आग लग जाए, ये नॉन एडजस्टिंग है। और जी मेरे भाई आप बताइए, बैड डेट और वारंटी वगैरह नहीं भाई कोई। फिर सुन लें, सब्सिक्वेंट इवेंट की दो टाइप्स हैं, एक एडजस्टिंग, दूसरा नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स हैं बैंक्रप्सी ऑफ डेटर, सेल ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट, डिसीजन ऑफ लीगल केस, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री। नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स है फायर, जिससे एसेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट में हमने सिर्फ डिस्क्लोजर देना होता है, एडजस्टिंग इवेंट में हमने अमाउंट्स को भी चेंज करना होता है, एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होती है। तो ईयर एंड के बाद कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हो जाए तो वो कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हो जाए उस पे हमने एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है। आगे चलें। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशूड आर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स रीस्टेटेड। ये हमारा इस टॉपिक में तो अहम है, इससे कहीं ज्यादा अहम हमारे फ्यूचर के टॉपिक के लिए है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशूड और रीस्टेटेड, समझ लीजिए फर्क क्या है। सम टाइम ऐसा होता है कि ऑडिट रिपोर्ट हमने साइन कर दी, गौर से सुनिएगा, ऑडिट रिपोर्ट हमने साइन कर दी, इशू भी हो गई, इसके बाद पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली हो, उसके बावजूद भी कोई मिस स्टेटमेंट रह गई हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इनहेरेंट लिमिटेशन इसी चीज का नाम है। लेकिन जब हमारे सामने कोई मिस स्टेटमेंट आ गई, देखें उस वक्त फिर हमारे ऊपर एथिकली मॉरली लाजिम हो जाता है कि हम शेयर होल्डर्स को बताएं कि अब जो पुरानी वाली फाइनेंस, हालांकि हमारा कसूर नहीं था क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारे सामने कोई मिस स्टेटमेंट आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इशू कर चुके हैं, तो हमने यूजर्स को बताना होता है। अब उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो दोबारा सारी की सारी पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही करके दोबारा इशू करें, या अगले साल पिछले साल के कंपैरेटिव को, जिसे ऑडिट की लैंग्वेज में कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स कहते हैं, पिछले साल के कंपैरेटिव्स को रीस्टेट कर दिया जाए। दोनों में से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट की जाएगी डिपेंड करता है टाइम कितना गुजरा है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू अभी ताजा हुई है तो फिर री इशू वाली ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। अगर ज्यादा टाइम हो गया और अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनकरीब इशू होने वाली है तो फिर री इशू की बजाय री स्टेटमेंट की ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। तो जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज करें, देखें यूजर को तो पता बताना है ना कि पिछले साल की फिगर कलर जो भी है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू करते हैं तो उस नई वाली फाइनेंशियल जो री इशू हो रही है उसमें याद रखिएगा ऑडिट रिपोर्ट भी इंक्लूड करेंगे। नहीं, वो ऑडिट रिपोर्ट भी री इशू होगी और इस वाली ऑडिट रिपोर्ट में एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा जो क्या बता रहा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों री इशू की गई। और अगर री स्टेटमेंट के ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो फिर अगले साल की ऑडिट रिपोर्ट में भी एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा जो क्या बताएगा कि री स्टेटमेंट क्यों की गई। ये कंसेप्ट बहुत अहम है, आगे चल के एक चैप्टर में यूज करना है। ये दोबारा इसीलिए रिपीट कर, क्लियर हो गया ये। फिर मेजर डिजास्टर सिग्निफिकेंट इफेक्ट एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन, कोई डिजास्टर आ गया, आग लग गई, जलजला आ गया, तो वो उसके ऊपर जिसकी वजह से इफेक्टिंग है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन किसे कहते हैं, बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन याद है, जो ऐसा डिजास्टर जो कंपनी की बैलेंस शीट को इफेक्ट करे। देखिए ये भी डिजास्टर था, इसने बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं किया था इस साल की, ये नॉन एडजस्टिंग था। ये जो बैलेंस शीट को कौन सा डिजास्टर इफेक्ट करता है, जो ड्यूरिंग द ईयर हो, जो आफ्टर द ईयर डिजास्टर हो, वो बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करता, वो डिस्क्लोजर को इफेक्ट करता है। वो अगले साल की बैलेंस शीट को तो इफेक्ट करेगा, इस साल की बैलेंस शीट को नहीं। जो डिजास्टर होते हैं वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं होते। ये भी जो डिजास्टर होंगे अगले साल हुए डिजास्टर, आग लग गई, जलजला आ गया, सैलाब, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं, नॉन एडजस्टिंग। तो अब यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इफेक्ट एंड ये क्लियर हो गया। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपके साथ डिस्कस कर दिया और बार बार आपसे दरखास्त की थी कि न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी के साथ मिक्स नहीं करना। अब आते हैं 6 पॉइंट। इसके साथ एक और कंसेप्ट आपको बता देता हूं जो आगे पढ़ाना है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अनएक्सेप्टेबल, यही लिखा हुआ है। हमने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहीं पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट में 5 एलिमेंट्स थे, उसमें से एक एलिमेंट था क्राइटेरिया।
सूटेबल क्राइटेरिया, उसमें सूटेबल को लादा, क्राइटेरिया को लादा समझाया था। क्राइटेरिया का मतलब क्या है? फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जैसे IFRS, जैसे टैक्स बेसिस, ये है फ्रेमवर्क। और इसमें लफ्ज सूटेबल का मतलब क्या था? कि वो सही से सेलेक्ट किया गया हो। जो सूटेबल क्राइटेरिया होता है ना, उसके लिए हम वर्ड क्या हम बोलते हैं कि ये ऑडिटर के लिए एक्सेप्टेबल है, और जो सूटेबल नहीं होता अनएक्सेप्टेबल। कंसेप्ट असल में ये है कि अगर कोई फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने की जरूरत नहीं है। अनएक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क के मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी गलत है। जब फ्रेमवर्क ही अनएक्सेप्टेबल है तो उस फ्रेमवर्क के मुताबिक जो जो चीज भी बनी वो अनएक्सेप्टेबल है, तो वो मिसस्टेटेड है। लेकिन सम टाइम एक अजीब वक़्वा होता है कि किसी मुल्क का कानून कहता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, लेकिन किसी मुल्क में ये उसका कानून कहता होगा कि शेयर होल्डर्स को जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी है वो कैश बेसिस के मुताबिक बनाओ। किसी कानून तो कानून है, कुछ भी कह सकता है। बताइए इस सिचुएशन में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की और लोकल लॉज में कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि नहीं? लोकल लॉज क्या कहते हैं कि इसी फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी कैश के मुताबिक। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या है कि नॉर्मली यूजर्स के लिए कैश बेसिस नहीं, अक्रूवल बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए। अब ऑडिटर कहेगा मेरे लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है। ऑडिटर क्या कहेगा? मेरे लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन लॉ कहेगा रिक्वायर्ड बाय लॉ तो यही है, रिक्वायर्ड बाय लॉ तो यही है। बताइए जहां कहीं स्टैंडर्ड में और लॉ में कंफ्लिक्ट है, किसकी बात मानी जाती? लॉ जो जो कहे मानो। लेकिन फिर स्टैंडर्ड कहते हैं लॉ की सारी बात मानो, थोड़ी सी मेरी भी मानो। फिर लॉ के खिलाफ चलते हुए नहीं, लॉ के अंदर रहते हुए थोड़ी सी मेरी भी मानो। यानी अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, गैस कीजिए ऑडिटर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? करेगा, क्योंकि लॉ रिक्वायर कर रहा है। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट में एक लाइन लिख दो, क्या? कि ये फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं इसीलिए ऑडिट कर रहा हूं क्योंकि रिक्वायर्ड वाला है। और राइटर कैसे बताएगा? ये मैटर पैराग्राफ में एमसीज ऑफ मैटर। ये अब लाइन समझ आई? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अनएक्सेप्टेबल बट प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय लॉ। प्रेस्क्राइब्ड मतलब रिक्वायर्ड ही है, रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है? कर लो कर लो, क्योंकि लॉ ने कहा है। लेकिन अपनी रिपोर्ट में ये लिख देना, क्या लिख देना? कि फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल था लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ था, इसलिए ऑडिट कर रहे हैं। क्लियर? ये वाली लाइन समझ आई? चलिए ये दो कंसेप्ट है ना, ये वाला और ये वाला, ये फ्यूचर में मैंने यूज करने हैं, तीसरा और छठा। जी हाँ जी, देखिए फ्रेमवर्क कोई भी हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होता है। बल्कि जब हमारा स्टूडेंट था, अभी भी शायद होगा, कि बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक हेडिंग होती है नोट्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसमें हम बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस के ऊपर बनी है। वो कैश बेसिस के ऊपर, के अक्रूवल बेसिस के ऊपर, के IFRS के ऊपर डिस्क्लोजर होता है ना? बिल्कुल। तो वो जो भी फ्रेमवर्क है उसका डिस्क्लोजर होगा। क्लियर हो गया जी? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। एक होता है फ्रेमवर्क जनरल पर्पस, एक होता है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस होता है सबके लिए, स्पेशल पर्पस होता है किसी किसी के लिए। जैसे टैक्स बेसिस सिर्फ टैक्स वालों के लिए, ठीक है? जैसे बाज़ औक़ात बैंक वाले कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दें, अक्रूवल नहीं, कैश बेसिस के ऊपर। क्या? हाँ, नॉर्मली कैश बेसिस एक्सेप्टेबल नहीं है अगर जनरल पब्लिक को देनी हो, लेकिन अगर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी बैंक को देनी है और वो कहता है मुझे कैश बेसिस के ऊपर बना के दो, उस सूरत में इसकी इजाजत है, क्योंकि जनरल पब्लिक को नहीं। अब ये ना सोचेगा कि ऊपर तो हमने कहा था अनएक्सेप्टेबल है और यहाँ पे स्पेशल पर्पस के मुताबिक फाइनेंशियल बना रहे हैं। ये अनएक्सेप्टेबल, एक चीज जो हो सकता है वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए अनएक्सेप्टेबल हो, वो किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए एक्सेप्टेबल हो सकती है। तो बैंक कह सकते हैं, क्योंकि बैंक को असल में गर्ज होती है कंपनी के प्रॉफिट से नहीं, उसको गर्ज होती है कैश से, कि कंपनी के पास कैश कितना है। तो इसीलिए बैंक समटाइम कहता है कि आप कैश बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लिखें। कैश बेसिस फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क इसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, लेकिन ये कौन सा फ्रेमवर्क है? स्पेशल, क्योंकि स्पेसिफिक यूजर के लिए।
स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की और एग्जांपल सुने, टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क, टैक्स बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जो सिर्फ एफबीआर के लिए, टैक्स वालों के लिए, वो भी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना गलत नहीं है, बना सकते हैं, लेकिन शर्त है कि स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाने हैं, जनरल पर्पस के लिए नहीं। अगर जनरल यूजर्स के लिए बनाएंगे वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगी, स्पेशल यूजर के लिए। एग्री करते हैं? अच्छा, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हो और कंपनी जनरल यूजर को भी वही दे दे? होना नहीं चाहिए। क्या हो सकता है? क्योंकि यूजर को समझ ही नहीं आएगी, शाबाश, उन्हें समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए क्या हमें ये बात अपनी रिपोर्ट में क्लियर कर देनी चाहिए कि ये जो साथ वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये हैं तो ठीक, लेकिन स्पेशल पर्पस पे बनी है, जनरल पर्पस पे नहीं बनी। बता देना चाहिए कि नहीं? कैसे बताएंगे? एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ के जरिए। तो इसका मतलब है ये कंफर्म हो गया, जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनेगी, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा स्पेशल पर्पस पे। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की एग्जांपल पता है क्या है? एग्जांपल कैश बेसिस, टैक्स बेसिस। जनरल पर्पस की एग्जांपल क्या है? आईएफआरएस बेसिस, अक्रूवल बेसिस। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल पूछूं एडवांस टॉपिक में से, अगर ये एग्जांपल आपने सही बता दी तो समझ ले इस सारी डिस्कशन का हक अदा हो गया। नहीं वो अच्छा 50 बार बार ना कर, मैं खुद फैसला करूंगा, क्योंकि अगर आप टाइम जाया करेंगे ना तो फिर उतना ही, क्योंकि ये प्रैक्टिस ना हमने आपको पता है पहले शुरू की थी, किस वजह से डिसकंटिन्यू की? क्योंकि टाइम वेस्ट होता था, आप शोर मचाना शुरू कर देते थे, सारे बार बार कोई कुछ बोल रहा था, कोई क्लास का जो टेम्पो खराब हो जाता है इसमें। तो जब चुप करके जब मैं जिससे सवाल पूछूं प्राइज के साथ वही जवाब दे दिया करे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो इस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर देंगे हम। अच्छा अब सुने, जैसे पहले किया था बिल्कुल। अच्छा सुने, मैं आपके सामने दो फ्रेमवर्क की एग्जांपल रख रहा हूं, आपने बताना इसमें से कौन सा जनरल है और कौन सा स्पेशल है। ठीक है, एक दोनों पहले सुन लीजिएगा। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बने हैं। दूसरा केस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनी हैं। जी बताएं। गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ, शाबाश, स्पेशल पर्पस है। नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस को हम अल्टरनेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, ब्रेकअप वैल्यू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी है तो ठीक है, लेकिन अगर नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल, तो फिर ऑडिट रिपोर्ट में क्या आएगा? ऑडिट रिपोर्ट में पैराग्राफ आएगा। कौन सा पैराग्राफ है? एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ। तो फिर से सुन लें, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने तो एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा। लेकिन आपको ये बात अभी भी समझ नहीं आई ना? ना, जब केस स्टडी आएगी ना तो आप लिखेंगे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी तो रिपोर्ट में पैरा आएगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। एमसीक्यू मैटर क्यों आएगा? तो गोइंग कंसर्न आना चाहिए, गोइंग कंसर्न आएगा। हालांकि क्लास में चीख के बताया हुआ क्या कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस पे बने, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने, तो फिर रिपोर्ट में कौन सा पैरा आएगा? एमसीक्यू मैटर। नहीं, एक ही आएगा। कौन सा आएगा? एमसीक्यू ऑफ मैटर। अब गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा क्यों नहीं आएगा? ये सवाल आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। इसका जवाब अभी नहीं देना, इसका जवाब गोइंग कंसर्न वाले सेक्शन में 2 दिन के बाद। लेकिन जहन में रखना है, क्या सिखाया? चीख के क्या सिखाया? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा पैरा आएगा? कोई नहीं बोलेगा। अदर मैटर आएगा, एमसीक्यू मैटर के गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी आएगा। क्लियर हो गए ये सारी एग्जांपल? 7 एग्जांपल, एक एग्जांपल डिटेल में डिस्कस की है। ये नहीं कहा कि घर जाके पढ़ लो, समझ ना आए तो पूछ लेना। एक एग्जांपल को खुद से पढ़ाया है। अब अगर इस टेस्ट में किसी ने गलती की ना, छोड़ना नहीं मैंने। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, आगे चलते हैं। प्रेजेंटेशन इन रिपोर्ट, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। अब 2 सवाल है, कहां और कैसे? कहां और कैसे? कहां
एमसीज ऑफ मैटर कहाँ? अच्छा मुझे बताइए, ओपिनियन पैराग्राफ रिपोर्ट में प्रेजेंट होता है कहाँ? सबसे पहले कैसे? कैसे सुनाई याद करने को कहा हुआ है ना। एक मिनट है, सुनाए। जो ओपिनियन पैराग्राफ सुनाएगा, शाबाश, ओपिनियन से खामोश होकर सुनिए, कोई बोलेगा नहीं। इन माई, देखें आपने सिर्फ ओपिनियन बताया, इन माई ओपिनियन फाइनेंशियल में डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। मैं पूरा पैराग्राफ सुनना चाह रहा हूं। ओपिनियन पैराग्राफ में तो ये भी आता था शायद, वी हैव ऑडिटेड से शुरू होता था, फिर है इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन भी वहां से शुरू करें ना। एक मिनट और कोई नहीं बोलेगा जी। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। अब नीचे ओपिनियन पैराग्राफ बता दें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट बताते हैं, 5 का सेट, वो सारा सेट गिवन ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। चले बार हिम्मत की भाई ने आधे से ज्यादा ठीक बता दिया। तो ओपिनियन, हमें पता है कि ओपिनियन पैराग्राफ जो है वो किस जगह पे आना, कैसे। अब सुने, एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ किस जगह पे आएगा, कैसे आएगा। पहले प्लेसमेंट सुन लें, पहले प्लेसमेंट सुन लीजिए कि किस जगह पे आएगा। ये पैराग्राफ अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से रिलेट करता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है, कभी कभार ऐसा हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभार हो सकता है वो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से रिलेट करता हो। नॉर्मली तो फ्रेमवर्क से रिलेट करता है ना, ठीक है। अब देखें, ये सारी एग्जांपल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही हैं, ठीक है। तो अगर एमसीज ऑफ मैटर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से रिलेट करता हो तो कहां आएगा? ये आएगा बेसिस ऑफ ओपिनियन के फौरन बाद, बेसिस ऑफ ओपिनियन के, यानी सबसे पहले आपको बताया था जो एलिमेंट्स की तरतीब क्या है, लॉजिकल, क्या सबसे अहम चीज पहले, उसके बाद दूसरे नंबर पे अहम चीज, फिर तीसरे नंबर पे अहम चीज। तो सबसे अहम चीज तो ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन, तो ओपिनियन के साथ ही जुड़ना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं ओपिनियन कहीं और बेसिस ओपिनियन। ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन सबसे पहले, और उसके बाद एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। क्लियर? हाँ, अगर किसी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर भी दिया जा रहा है तो पहले एम्फसिस ऑफ मैटर आएगा या की ऑडिट मैटर, डिपेंड करता है रिलेटिव सिग्निफिकेंस। अगर की ऑडिट मैटर ज्यादा अहम है तो वो पहले आएगा, एम्फसिस ऑफ मैटर बाद में। और अगर एम्फसिस ऑफ मैटर ज्यादा अहम है वो पहले आएगा, की ऑडिट मैटर बाद में। नॉर्मली ज्यादातर केसेस में एम्फसिस ऑफ मैटर ज्यादा अहम होता है, ज्यादातर केसेस में। तो अगर आप प्रैक्टिकली लिस्टेड कंपनी की कोई भी रिपोर्ट देखेंगे ना जिसमें दोनों मैटर्स होंगे, तो उसमें तरतीब ही होती है, पहले ओपिनियन, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन, फिर बाद की ऑडिट मैटर, फिर एम्फसिस ऑफ मैटर। प्लेसमेंट क्लियर हो गई आफ्टर बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन। और अगर की ऑडिट मैटर दिया हुआ है तो फिर डिपेंड करेगा रिलेटिव सिग्निफिकेंस पे, कौन सा ज्यादा अहम है। जो ज्यादा अहम है वो ऊपर आ जाएगा। जनरली मैंने बताया था कि एम्फसिस ऑफ मैटर ज्यादा अहम होता है की ऑडिट मैटर से। एक मिनट आ रहे, अभी मैंने क्या बताया? नहीं, सुन लें। प्रैक्टिकली ऑडिट रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऊपर होगा, की ऑडिट मैटर उससे नीचे होगा। मैंने ये नहीं बोला, यही बोल। चलिए ठीक है। बाजू का तो होता है, मैंने अगला कंसेप्ट चल रहा होता है ना, तो अल्फाज मैं अब रिपीट कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली अगर आप कोई ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे, सबसे ऊपर ओपिनियन सेक्शन मिलेगा आपको, उसके बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन, फिर एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, और फिर की ऑडिट मैटर। क्योंकि नॉर्मली ये कहा जाता है एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज मोर सिग्निफिकेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन की ऑडिट मैटर। तो की ऑडिट मैटर नीचे, एम्फसिस ऑफ मैटर ऊपर। अब ठीक है, प्रेजेंटेशन इन रिपोर्ट क्या होगी, रिपोर्ट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा? शाबाश, लिख के। मैं समझा 22 नोट चिपका देंगे साथ, लिख के। प्रेजेंटेशन इन रिपोर्ट कैसे होगी, सुन ले। इसमें 3 चीजें लिखनी है, 3 चीजें लिखेंगे तो एम्फसिस मैटर पैराग्राफ कंप्लीट होगा, वरना कंप्लीट नहीं होगा। सबसे पहले मैटर, किस मैटर के ऊपर
किस मैटर को एम्फसाइज किया जा रहा है? वी ड्रॉ, अच्छा बताइए किसके ऊपर एम्फसाइज करूं? लिटिगेशन के, एज स्टेटेड इन नोट नंबर 25 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ठीक है। वी ड्रॉ योर अटेंशन to an exceptional litigation which is pending against company as on 30 जून 2022। यानी इसमें दो चीजें एक ही लाइन में मैंने आपको बता दी। एक मैटर, अच्छा मैटर कौन सा है भला? ये मैटर एमसीएस मैटर में आना चाहिए, यानी एमसीएस मैटर पता हो क्या है। और फिर उसके बाद नोट्स ऑफ अकाउंट्स का रेफरेंस कि कहां पे डिटेल अवेलेबल है। ये नोट्स इसलिए देते हैं क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ हम उसको एम्फसाइज कर रहे होते हैं ब्रीफली, सारी डिटेल ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आती, बल्कि नोट्स ऑफ अकाउंट्स में होती है। और फिर एंड पे एक लाइन लिखनी है। वो कौन सी लाइन लिखनी है जिसकी वजह से आपका एक गलत कंसेप्ट बिल्ड होता है? वो लाइन क्या? आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, इन रिस्पेक्ट। इसको पढ़ी देते हैं। तीन चीजें, तीन चीजें। अच्छा एक चौथी चीज भी है, वो क्या वाला? गैस करें। मैटर है ना, मैटर। एमसीएस मैटर में इंफॉर्मेशन क्या क्या आएगी ये बता रहे हैं ना। तीन चीजें हैं, रेफरेंस आएगा नोट्स अकाउंट का, मैटर जिसका मैटर में यही होगा ना लाइन में से, ये वाला मैटर है कि ये वाला मैटर, ये वाला मैटर, और एंड पे एक स्टैंडर्ड लाइन आएगी, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। तीन चीजें हो गई। एक चीज और आएगी, हेडिंग। शाबाश, कौन था हेडिंग वाला? हेडिंग आएगी, ठीक है, हेडिंग। लेकिन वो चूंकि उसकी हेडिंग, कुछ लोग उसको पैराग्राफ का हिस्सा नहीं मानते, कहते हैं सर ये तो ऊपर है, तो इसीलिए हम नहीं, उसको मैंने यहां पे नहीं लिखा, वरना हेडिंग भी याद रखें, जरूरी है। हेडिंग भी जरूरी है। स्टार्ट में एमसीएस और मैटर के स्टार्ट में हेडिंग दी जाएगी। क्लियर? अच्छा गैस कीजिए, कैफ लेवल से ऊपर सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है रिपोर्ट 1 एमसीएस और मैटर 2? हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसमें बताइए हेडिंग्स दोनों की आएगी कि एक की? दोनों, दोनों। या यूं कह लीजिए कि बड़ी हेडिंग एक आएगी एमसीएस और मैटर पैराग्राफ, उसके नीचे छोटी हेडिंग एक्सेप्शन लिटिगेशन की लगा और फिर सब्सिक्वेंट इवेंट की लगा। शाबाश शाबाश, चलिए क्लियर हो। क्लियर? अब एक ड्राफ्टिंग एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि आईकैप हमसे 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखें। लिस्ट तो सबसे अहम है ना, केस स्टडी में ये पूछेगा, यानी केस स्टडी में इस लिस्ट में से कोई सिचुएशन बना के पूछेगा। बाकी एमसीएस ऑफ मैटर ये है लेफ्ट राइट साइड वाले बोर्ड में ना, यानी ये समझ लीजिए जो ये है, इस पूरे लेक्चर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में 2 चीजें अहम है, एक एग्जाम्पल और दूसरा ये प्रेजेंटेशन में 3 चीजें। पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में और कल और आज के दोनों लेक्चर्स को मिला के 2 चीजें हम आपको बताई, एग्जाम्पल्स, प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल को कैसे टेस्ट करेगा? केस स्टडी। एमसीएस ऑफ मैटर ये प्रेजेंटेशन कहेगा, बताइए एमसीएस ऑफ मैटर में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। एमसीएस आपने क्या बताना होगा? रेफरेंस मैटर। अब सुनिए स्टूडेंट फेल कैसे होता, स्टूडेंट फेल कैसे होता, एग्जाम्पल सुनना है आपने, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। रिक्वायरमेंट है व्हाट शैल बी इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इवेंट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ये इवेंट का एक्सप्लेन, ये रिक्वायरमेंट है। इवेंट में उसने क्या लिखा हुआ है कि देयर इज एन एक्सेप्शनल लिटिगेशन, देयर इज एन एक्सेप्शनल लिटिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी विच इज एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बताइए व्हाट शैल बी इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। वन बाय वन एमसीएस मैटर पैराग्राफ आएगा, गलत, फेल, गलत नहीं कह रहा, सॉरी गलत नहीं कहना चाहिए, फेल। एक मिनट आ रही, आप बताइए सवाल फिर से सुन लिए। रिक्वायरमेंट है व्हाट शैल बी इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, और इंफॉर्मेशन में लिखा है देयर इज एन एक्सेप्शनल लिटिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी विच इज एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक मिनट है, सुनने दे। पहले ओपिनियन देंगे तो ओपिनियन देना। हाँ शाबाश, अनमोडिफाइड ओपिनियन
ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन और एंड शैल इंक्लूड एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ फेल। अब सुनिए जरा, अब सुनिए। अच्छा गलत नहीं कहा, गलत फेल कहा है जी भाई, क्योंकि प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की हुई इसीलिए बिल्कुल ही फेल जी। अब आप कहेंगे सर ये बात तो सर हमें पता थी, ये बात तो पता थी। ओपिनियन की डेफिनेशन देंगे, ओपिनियन के बाद एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लेंगे, उसके बाद की एडिक्वेसी को देखेंगे, वैल्यूएट करेंगे। ठीक, रिक्वायरमेंट को गौर से सुन ले। व्हाट शैल बी इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, इसका मतलब है ऑडिट रिपोर्ट से बाहर नहीं जाना। अब सुनिए पहली लाइन, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी, अब चूंकि क्वेश्चन खास तौर पे किसके ऊपर नहीं, ऑडिट रिपोर्ट के किस एलिमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, तो हम लिखेंगे ऑडिटर शैल इंक्लूड एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट इन विच ही शैल स्टेट मैटर रेफरेंस एंड ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड। भाई एमसीएस ऑफ मैटर का इशारा तो कर दिया, भाई उसके अंदर जो ये इफेक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं आ रहा, ये सिर्फ हेडिंग लिख दी, हेडिंग। ये तीन चीजें क्यों नहीं लिखी? नंबर इसीलिए नहीं बताए ताकि नंबर कम हो या ज्यादा हो आप हमेशा लिखें, कहीं जजमेंट की वजह से गलत फैसला ना कर ले। अब सुनिए, अब सुनिए, हिम्मत है तो पास होके दिखाएं। फिर केस स्टडी में उसने कहा देयर इज एन एक्सेप्शनल लिटिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक मिनट, वन बाय वन, कौन बताएगा? शाबाश, एक मिनट है। मिस स्टेटमेंट, मॉडिफाइड ओपिनियन, फेल। कहा था ना कंसेप्ट आता भी होता है फिर भी फेल होते हैं। और एक मिनट और कुछ मिनट। अच्छा पहले बड़े कॉन्फिडेंट होकर हाथ उठाया था, अब उनका गलत हुआ ना तो इनका भी कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। सुने मिस स्टेटमेंट एंड एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ, खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। ये शाबाश, ये हाइब्रिड में किसने हाथ उठाया? शाबाश मुजाहिद, कौन है हाइब्रिड में? बताइए, नाम रोशन कीजिए मेरा, हाइब्रिड क्लास का नाम रोशन करें। शाबाश, कौन बताएगा हाइब्रिड में? हाइब्रिड में अगर किसी ने सही बताया 50 रुपए इनाम, 50 रुपए इनाम, बताएं। शाबाश, हिम्मत कर। जी जी जी, एक मिनट है जी, ये कौन भाई थे? कौन थे? ऑडिटर शैल एक्सप्लेन, उनसे के साउंड ठीक करें जी। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अल्लाह के बंदे कितनी दफा मना किया है, मॉडिफाइड नहीं, क्वालिफाइड ओपिनियन। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन इफ इफेक्ट इज मटीरियल और एडवर्स ओपिनियन इफ इफेक्ट इज परवेसिव। पूरी बात तो कर भाई, फिर से बताओ मॉडिफाइड ओपिनियन क्या आएगा? मिस्टर क्वालिफाइड ओपिनियन इफ इफेक्ट इज मटीरियल, दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करनी है। एंड इफेक्ट इज परवेसिव एंड एडवर्स ओपिनियन, और फिर उसके बाद आगे हाँ इन एडिशनल एलिमेंट। शाबाश, वैसे मैं सुनना यही चाह रहा था, बेसिस को कवर करते हैं कि नहीं करते। भाई ने गलतियां की हैं, 2 गलतियां की हैं, लेकिन फिर भी प्राइस दे रहा हूं क्योंकि जो मैं कंसेप्ट टेस्ट करना चाह रहा था वो इन्होंने बता दिया। शाबाश शाबाश। तो सिर्फ ये नहीं कहना, आवाज आ रही थी ना? सिर्फ ये नहीं कहना कि मॉडिफाइड ओपिनियन, बल्कि क्या कहना है? हाँ, लेक्चर में बाज़ औक़ात चलते चलते ना मैं कुछ सेकंड्स को बचाने के लिए क्वालिफाइड और एडवर्स 2 बोलने की बजाय मॉडिफाइड ओपिनियन 1 ही बोल, लेकिन आपको मना किया हुआ है। वैसे मैं खुद भी आइंदा याद करूंगा मॉडिफाइड का वर्ड क्लास में ना बोलूं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन इफ इफेक्ट इज मटीरियल और एडवर्स ओपिनियन इफ इफेक्ट इज परवेसिव। और इसके बाद ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड / एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। ये है पूरा। और आप क्या कर? मॉडिफाइड ओपिनियन क्या आएगा इसके? मॉडिफाइड ओपिनियन खुद बताए, करेगा पास? ऐसे नहीं करता और नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये पहले भी आपने इतनी गलतियां कर दी, अभी तो मैंने आपको अगला बताना था। 3 तरीके से, एक तो इस वाले हिस्से में से केस स्टडी पूछेगा, इसको इस कंसेप्ट को 3 तरीके से डैश कर सकता है।
एक तो ये आपसे पूछेगा आप बताओ एमसीक्यू मैटर में कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं, ये सीधा पूछ लिया। दूसरा कहेगा ये इनमें से कोई एक मसला है मुझे ड्राफ्ट करके दिखाओ। क्या ड्राफ्टिंग पूछ सकता है? क्या आईकैप हमसे ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करवा सकता है? क्या आईकैप हमसे बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन ड्राफ्ट करवा सकता है? यस करवा सकता है। और क्लास में शायद ही कोई स्टूडेंट हो जो दोनों लिख सके, शायद ही कोई स्टूडेंट हो। कौन ऐसा माइकल लाल है क्लास में हाइब्रिड में भी जो इस वक्त भी उसे कहा जाए तो ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन दोनों लिख सकता है? सारी रिपोर्ट याद करने को तो नहीं कहा हुआ ना, लेकिन सबसे अहम चीज क्या है? ओपिनियन। इसको कहा हुआ है याद कर लें, बेसिस ऑफ ओपिनियन को याद कर लें। नहीं कहा, चल कोई बात, अब कह दिया, नहीं भी कहा था अब कह दिया ना। ये याद कर लें, ये लेक्चर नंबर है 52 और इसको स्टार्ट हुए तकरीबन 40-45 मिनट हो गए हैं। लेक्चर नंबर 52 40-45 मिनट के करीब सर ने क्लास में कहा था कि अब आप ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन को याद कर ले। आईकैप ड्राफ्टिंग पूछ सकता है और जब ये याद कर लें तो फिर एमसीक्यू ऑफ मैटर भी याद कर ले, इसकी भी ड्राफ्टिंग पूछ सकता है। बल्कि एमसीक्यू ऑफ मैटर छोटा, ये तो लगे हाथों आज ही फड़का देना, तो 2-3 लाइनें, 2-1.5 लाइन है सारी। तो एक आईकैप आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू मैटर में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। दूसरा कह सकता है ड्राफ्टिंग करके बताओ। तीसरा क्या कह सकता है? कहेगा ड्राफ्टिंग मैं करता हूं, तुम उसमें से गलतियां निकालो। ड्राफ्टिंग मैं करता हूं, तुम उसमें से गलतियां निकालो। ठीक है, और ये वाला तरीका आईकैप का फेवरेट है, क्योंकि अगर आईकैप ड्राफ्टिंग करने को कहेगा ना तो वो आपका उसे पता है आपने रटल गया होगा, तो वो एरर्स आइडेंटिफाई करने को ज्यादा प्रेफर करता है। लेकिन ड्राफ्टिंग भी कह सकता है, ज्यादा चांस क्या है। तो ये बता दिया आपको इस टॉपिक में से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बताना समझाना मेरा काम था, बताना मेरा काम था, दोनों काम कर दिए। आगे याद करना प्रैक्टिस करना आपका काम है, करें चाहे ना करें, मेरे को कोई टेंशन नहीं। ठीक है, करेंगे क्या? हाँ, इसको याद प्रैक्टिस भी कर। किन क्वेश्चन की प्रैक्टिस? ये ना हो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 1 2 3 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल्स हो गई, प्रेजेंटेशन, प्लेसमेंट, ड्राफ्टिंग। अब एग्जैक्टली इसी स्टाइल पे हमने अदर मैटर पैराग्राफ करना, उसकी भी आज नहीं करना जैसे उसकी भी डेफिनेशन होगी इसी तरह। एग्जाम्पल, उसमें से एग्जाम्पल्स को एक एग्जाम्पल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, चाहे 2 लेक्चर लग जाए। वैसे उम्मीद है 1 लेक्चर में निमट जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं। कंसेप्ट अहम है, स्पीड अहम नहीं है, कंसेप्ट है। तो इसीलिए उसमें हम उनको डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर उसकी प्रेजेंटेशन होगी, फिर उसकी प्लेसमेंट होगी, फिर ड्राफ्टिंग होगी। एक जरा सवाब की नीयत से पढ़ लेते हैं। रिज़्क़ हलाल कमाना सवाब है, तो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए बैठे हुए ना इंशाल्लाह। तो एग्जाम, ये है एक्सेप्शन लिटिगेशन, ये हेडिंग है। पता चल गया नीचे लिटिगेशन की कहानी। वी ड्रॉ योर अटेंशन टू नोट नंबर इतना ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which describes the uncertainty related to outcome of lawsuit filed against company by XYZ company। हम ABC कंपनी की रिपोर्ट दे रहे हैं ना, तो किसी XYZ ने केस किया। Our opinion is not modified in respect of this matter। देखिए तीनों चीजें पूरी हो रही हैं। पहली चीज रेफरेंस, किधर आ गया रेफरेंस? ये आ गया रेफरेंस। दूसरी चीज मैटर बता दिया उसने। तीसरी चीज ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल भी उसने बुक में दी हुई है, वो भी पढ़ के देखें कि तीनों चीजें पूरी हो रही हैं कि नहीं। अगर एग्जाम में उसने ड्राफ्ट दिया हुआ कहा गलती निकालो, कोई एक चीज भी मिस हुई, बिल्कुल भाई कुछ समझ आई? तो देखे तीनों चीजें हैं। अब वो चीज जिसको मैं समझाता कुछ और हूं, समझते कुछ और है, वो है ये आवर ओपिनियन इज नॉट मोडिफाइड इंस्पेक्ट ऑफ दिस। स्टूडेंट क्या करता है, इधर तक नॉट मोडिफाइड तक पढ़ता है, आगे गूंगा बहरा हो जाता है। कहता है आवर ओपिनियन इज नॉट मोडिफाइड। सर हमने एक केस स्टडी की, उसमें सोल्यूशन था, उसमें था क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे और साथ में आपने लिखा था एमसीक्यू मैटर भी आएगा, एमसीक्यू मैटर भी आएगा। तो सर ये तो गलत हो गया, आपने सोल्यूशन गलत बनाया। क्यों? आपने कहा था जब एमसीक्यू मैटर आएगा ना तो ओपिनियन अनमोडिफाइड होगा। क्या कहा था? एमसीक्यू मैटर आएगा। अगर यहां पे आके रुक जाएंगे ना, फिर कंसेप्ट यही बनता है।
आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड का मतलब जब एमसीएस ऑफ मैटर में आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड यहां पे आके रुक जाएंगे तो फिर कंसेप्ट क्या बनता है कि जब एमसीएस ऑफ मैटर है तो ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड है, अनमॉडिफाइड नहीं आ सकता। लेकिन ये कंसेप्ट गलत है, आपने पूरा पढ़ना है। इसमें फोकस उसका जोर नॉट मॉडिफाइड पे नहीं है, दिस मैटर के ऊपर है। वो ये नहीं कहना चाह रहा आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। एमसीएस ऑफ मैटर में ये नहीं कहना चाह रहा आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। क्या कहना चाह रहा है? आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। इस मैटर कौन सा मैटर? लॉ सूट। इस मैटर की वजह से जिसके ऊपर एमसीएस ऑफ मैटर दे रहे हैं हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। इसका मतलब है वो ये मैसेज दे रहा है इस मैटर की वजह से मॉडिफाइड नहीं है, किसी और मैटर की वजह से हो सकता है। तो क्या पॉसिबल है क्वालिफाइड ओपिनियन हो और साथ ही एमसीएस ऑफ मैटर भी हो और एमसीएस ऑफ मैटर में ये लाइन भी लिखी हो आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर? क्यों? ऊपर तो मॉडिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन है, शाबाश, वो किसी और मैटर की वजह से, लास्ट रूट की वजह से नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर लास्ट रूट की वजह से होता तो फिर ये उधर जाता है, एमसीएस मैटर तो आता ही ना। फिर कुछ समझ आई आपको? चलिए अब आपके पास है 3 मिनट, जल्दी से इसकी रिवीजन कर लें, तब तक आपका वो क्विज सेटअप करते हैं हम। 3 मिनट है आपके पास। जी पास कीजिएगा जी, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। आज के क्विज का कोड है 13473520। 13473520। 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद फिर हम क्विज स्टार्ट कर देंगे। जी menti.com पे जाना है आपने, MENTI, menti.com। शाबाश। जी ये रूल्स आपको पता है? 9 क्वेश्चन हैं आज के क्विज में। ज्यादा क्वेश्चन, जितनी जल्दी क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स हैं। 5 सेकेंड क्वेश्चन के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद ऑप्शंस आएंगी। CRN नाम है, आपने CRN अपना एंटर करना है जी। बस 100 हो जाए, कोरम पूरा हो जाए हमारा, हो गया 100। चलिए स्टार्ट करें जी, रेडी हैं? चलिए पहला क्वेश्चन। If auditor expresses modified opinion on financial statements, then audit board shall not include MCs of matter paragraph. False. ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ अगर modified opinion वो इंक्लूड करता है, इसके बावजूद MCs of matter पैराग्राफ भी आ सकता है, लेकिन वो अलग अलग मैटर पे होगा, अलग अलग मैटर पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। खामोश होके पढ़े। जी इनमें से कौन से वाला मैटर एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड किया जाएगा? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल स्कोप लिमिटेशन, फंडामेंटल विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड, ये तो मिसस्टेटमेंट हो जाएगी। फंडामेंटल विच इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल। अच्छा, की ऑडिट मैटर एमसीएस मैटर पैराग्राफ में नहीं आएगा? वो तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में आएगा ना। हाँ, वो उधर अपने घर में जाएगा, इसके घर में थोड़ी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ किस केस में नहीं आएगा? एक्सेप्शनल लिटिगेशन में आएगा, सब्सिक्वेंट इवेंट में आएगा, फायर जिससे काउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो,
ये एमसीएस मैटर नहीं आता, ये स्कोप लिमिटेशन की तरफ जाता है। शाबाश, ये ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सेम ईयर आर री इशूड, अभी तो पढ़ाया है, री इशूड हो या रीस्टेटेड हो एमसीएस मैटर आता है। और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क इज यूज्ड, फिर भी आता है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की क्या एग्जांपल है? कैश बेसिस, टैक्स बेसिस, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस। क्वेश्चन 4, जी इनमें से किस में एमसीएस मैटर पैराग्राफ आएगा? चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी में, न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड पे आता है चेंजिंग, शुक्र है याद है आपको। एप्लीकेबल फाइनेंशियल नॉट एक्सेप्टेबल, नाइदर रिक्वायर्ड बाय लॉ, नाइदर रिक्वायर्ड बाय लॉ था, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं, तो इसका मतलब ये मिस स्टेटमेंट है। और फिर वेरियस टैक्स कंटीजेंसीज, इनके ऊपर भी नहीं आता, रूटीन नेचर की है। शाबाश। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, इस पे नहीं आता, स्पेशल पर्पस आता है, जनरल पर्पस थोड़ा जाता है। ये सारे ए फायर डिस्ट्रॉयड मेजर एसेट्स ऑफ द कंपनी, इसमें एमसीएस मैटर आता है, इसमें एमसीएस मैटर आता है। डिजास्टर की बजाय फायर लिखता है, फायर भी डिजास्टर ही है। क्वेश्चन 5, कौन सी इंफॉर्मेशन एमसीएस मैटर में इंक्लूड नहीं की जाती? मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड किया जाता है, ओपिनियन नॉट मोडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर भी आता है, मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, लेस डिटेल्ड होती है, मोर डिटेल्ड नहीं होती, मोर डिटेल्ड तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। रेफरेंस ऑफ नोट्स, हेडिंग, शाबाश, तो ये मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो, शाबाश, ये सही आपने आइडेंटिफाई किया। चले ये कंसेप्ट तो ठीक है आपका। इफ देयर इज अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है तो मॉडिफाइड ओपिनियन में आएगी क्या? नहीं, क्योंकि मिस स्टेटमेंट नहीं है। अनसर्टेनिटी होना मिस, अगर सही तरीके से डिस्क्लोज किया गया तो एमसीएस मैटर भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका अपना पैराग्राफ है। ठीक है ना 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 भाई, इसको डिटेलमेंट से देखे। अगर उसने लिखा होता था, सुन ले, अगर उसने था मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न नॉट डिस्क्लोज, अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज करनी होती है। अगर उसने क्वेश्चन में लिखा था नॉट डिस्क्लोज, फिर हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट है, मॉडिफाइड ओपिनियन देना है। उसने नहीं बताया हुआ ना नॉट डिस्क्लोज, तो इसका मतलब डिस्क्लोज होगी, तो मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है। एमसीएस मैटर में नहीं आएगा। एमसीएस मैटर तब आता है जब गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट हो, नॉन गोइंग कंसर्न। देखिए अनसर्टेनिटी होना और कंफर्म होना दोनों में फर्क है। जब कंफर्म हो जाए गोइंग कंसर्न नहीं है, उसे कहते हैं नॉन गोइंग, उसमें एमसीएस मैटर आता है। अनसर्टेनिटी का लफ्ज बता रहे हैं 50-50। अनसर्टेनिटी का मतलब यही होता है ना, मे भी हो मे भी ना हो, तो इसमें अलग पैराग्राफ है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का। ठीक है, तो इसमें कोई भी नहीं। असल में इस अनसर्टेनिटी के केस में एक अलग पैराग्राफ है, वो है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, वो आएगा। मटेरियल अनसर्टेन, हाँ वो नहीं करवाया इसलिए पूछा भी नहीं, सिर्फ ये पूछा इन दोनों में आएगा कि नहीं आएगा, तो इन दोनों में नहीं आएगा। 7, if key audit matter is also included in auditor's report. जी फॉल्स, हमेशा नहीं, ये ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। दोनों में से जो रिलेटिव सिग्निफिकेंस का, हाई सिग्निफिकेंस का होगा वो ऊपर आ जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन नोट्स द अकाउंट्स में शो,
एमसीएस मैटर आएगा? नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? मिस स्टेटमेंट। जो मिस स्टेटमेंट हो उसमें एमसीएस मैटर नहीं आता, मॉडिफाइड ओपिनियन आता है। फॉल्स। शाबाश। लास्ट क्वेश्चन। Which of the following is alternate term for other matter paragraph? आउट ऑफ सिलेबस नहीं, पुराना कंसेप्ट है इसी चैप्टर का। अदर मैटर की अल्टरनेट टर्म क्या है? शाबाश। ये एमसीएस मैटर वाला कौन था? शाबाश शाबाश। कौन था एमसीएस मैटर? नन ऑफ द अबव। अदर मैटर भी अलग है, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी अलग एलिमेंट है, अदर इंफॉर्मेशन भी अलग है। ये एलिमेंट जाके पढ़े, एलिमेंट जाके पढ़े, आपको पता चलेगा। कोई नहीं, ये चले चले, ये फिर 50 रुपए मैं खुद ही रख लेता हूँ। ये पहली पोजीशन किन की है? शाबाश। पहली पोजीशन आपकी है? शाबाश। चले चले, ये ले 106160। शाबाश। ये दे। थर्ड पोजीशन पे कैथी। कैथी किधर है? कैथी जो भी है, जो भी बात ऑटोमेटिकली नाम है। थर्ड पोजीशन पे कौन है? थर्ड पोजीशन पे भाई, फोर्थ पोजीशन पे ये मोबाइल देख के, एविडेंस देख के। और फिफ्थ पोजीशन पे पगली नहीं है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। असाइनमेंट जरूर करके आइएगा। असाइनमेंट